हेलो फ्रेंड, आई वेलकम ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल ईपी प्रयागराज। और आज का जो हमारा विषय है वो है खिलजी डायनेस्टी, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे इवेंट यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश के विषय में। तो देखिए, जो खिलजी वंश है उसकी स्थापना होती है 1290 में और इसकी स्थापना करते हैं जलालुद्दीन खिलजी। तो जो जलालुद्दीन खिलजी होते हैं, ये जो आखिरी गुलाम वंश के शासक होते हैं केकाबाद। तो केकाबाद की हत्या करके एक नए नए वंश की स्थापना करते हैं, जिसको हम कहते हैं खिलजी वंश या खिलजी डायनेस्टी। तो जो केकाबाद हैं, इनकी एज बहुत कम होती है, ये अराउंड 17 ईयर्स के होते हैं, सिर्फ 17 साल के होते हैं। तो इनको जो एक अनुभव होता है या एक्सपीरियंस होता है बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसकी वजह से ये डिथ्रोन कर दिए जाते हैं जलालुद्दीन की वजह से। और इसके बाद नया एम्पायर एस्टेब्लिश होता है। जलालुद्दीन के जो भतीजे होते हैं, जो बाद में उनके सन इन लॉ भी हो जाते हैं, वो होते हैं अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन खिलजी को की हत्या करके और फिर अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं और सुल्तान डिक्लेयर करके अपनी एक उपाधि भी लेते हैं। ये उपाधि होती है इनकी सिकंदर ए शाही। सिकंदर ए शाही, ये अपने आप को सिकंदर के बराबर ही मानते हैं और इसलिए ये उपाधि लेते हैं सिकंदर ए शाही। तो ये जो प्रश्न है, सिकंदर ए शाही की उपाधि किसको मिली थी या भारत में, तो ये अलाउद्दीन खिलजी को मिली थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस या अदर स्टेट एग्जामिनेशन के लिए कई बार ये पूछा गया है कि सिकंदर ए शाही की उपाधि किसे मिली थी। तो अपने चाचा की हत्या जलालुद्दीन की हत्या करने के बाद ये सिकंदर ए शाही की उपाधि लेके अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर देते हैं भारत का। उसके बाद इनकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिस पर डिस्कस करेंगे। ये डेक्कन जो है दक्षिण भारत, वहाँ पे अपने एक्सपेडाइट करने के लिए अपने आर्मी जनरल्स वगैरह को भेजते हैं और वहाँ से काफ़ी ट्रेजर्स जो है या वहाँ का खजाना लूट के दिल्ली जो है वहाँ पे दिल्ली में मंगाते हैं। तो दिल्ली जो होता है उस समय वेल्थ जो है बहुत ज़्यादा, वहाँ फ्लो ऑफ वेल्थ होता है। क्योंकि वहाँ से साउथ से ये वेल्थ लूट के दिल्ली में आता है। और इसके बाद जो इनका शासनकाल है अलाउद्दीन का, वो 1296 से लेके 1316, मतलब करीब 20 साल का इनका शासनकाल है। और इन 20 सालों में इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, मिलिट्री रिफॉर्म, ये बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने जो दिल्ली सल्तनत है, इसकी जो साउथ इंडिया में जो है, ये साउथ इंडिया में इन्वेड करने वाले या साउथ इंडिया में वो करने वाले, शासन करने वाले पहले राजा थे जिन्होंने एक्सपीडाइट किया था सल्तनत को। उससे पहले किसी भी सल्तनत रूलर ने साउथ इंडिया की ओर नहीं किया था। इनके दो जनरल थे जिनके थ्रू ये एक्सपीडाइट करते थे, एक मलिक कफूर और दूसरा खुसरो खान, जिनके विषय में हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो इनका पीरियड था वो करीब 20 साल का था। इन्होंने हिंदू स्टेट रणथंबोर पे 1301 में हमला किया, उसे जीता था। फिर चित्तौड़गढ़ 1303 में। चित्तौड़गढ़ के विषय में आपको याद होगा कि एक जैसी की कहानी थी, मोहम्मद जैसी ने एक नॉवेल लिखी थी पद्मावत, जिस पे एक मूवी बन चुकी है पद्मावत। तो ये जो है उन्हीं की कहानी है और वही चित्तौड़गढ़ है जिसे इन्होंने 1303 में विजय प्राप्त कर लिया था। लेकिन वहाँ की जो रानी पद्मावत थी, उन्हें ये प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो जौहर हो जाती हैं। उसके बाद फिर मांडू है, मांडू 1305 में इन्होंने वो किया था। और देवगिरी का जो एक एम्पायर था जो साउथ इंडिया में बहुत ही प्रॉस्परस था, वहाँ से काफ़ी वेल्थ इन्होंने लूटा था, वहाँ काफ़ी कत्लेआम करके वहाँ से काफ़ी वेल्थ लूटा था। इन्होंने जो मंगोल, उस समय मंगोल्स जो हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे, जो आज का पाकिस्तान है, वहाँ से बार बार इंडिया पे अटैक कर रहे होते हैं। तो उनका जो उनको रोकने के लिए ये 6 टाइम, ये यहाँ 2 है, गलत है, सॉरी, ये 6 टाइम जो है वहाँ पे रोकते हैं इनको। तो 6 टाइम अपनी आर्मी भेजते हैं नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे और मंगोल के इन्वेंशन से भारत को बचाते हैं। और 1308 में ये अपने लेफ्टिनेंट मलिक गफूर को साउथ इंडिया भेजते हैं लूटने के लिए या वहाँ पे वो करने के लिए। वहाँ पे होयसाल डायनेस्टी रहता है, एम्पायर रहता है साउथ इंडिया में, कृष्णा नदी के तट पे। तो उसे ये समाप्त करता है। मदुरई जाते हैं तमिलनाडु के पास, वहाँ भी कत्लेआम करते हैं और वहाँ से बहुत सारा जो ट्रेजरी है या बहुत सारा जो खजाना है वो लूट के दिल्ली ले आते हैं। तो दिल्ली जो है उस समय प्रॉस्परस हो जाता है
तो साउथ का जो वेल्थ है वो दिल्ली में शिफ्ट होता है। और अपने राज्य में रिवॉल्ट ज़्यादा ना हो या आपसी जो मतभेद की वजह से रिवॉल्ट होता है उसको रोकने के लिए ये 3 मेजर स्टेप लेते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि जो नॉवेल्स होते हैं उनकी वजह से जो रिवॉल्ट है वो ज़्यादा होता है, तो ये नॉवेल्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं उस प्रॉपर्टी को मतलब सीज़ कर देते हैं, ताकि प्रॉपर्टी को लेके उनकी जो महत्वाकांक्षा है वो ज़्यादा ना बढ़े, और नॉवेल्स जो हैं उनके जो कोर्टियर हैं वो इनके प्रति ईमानदार रहें। दूसरा जो स्पाई सिस्टम होता है या जासूसी का जो तंत्र होता है उसको भी ये रीऑर्गेनाइज़ करते हैं और सारी चीज़ें अपने अनुसार करते हैं, तो ये भी एक सिस्टम ये डेवलप करते हैं अपने अनुसार। दूसरा जो लिकर और ड्रग्स होता है, जो बेसिकली बहुत सारी चीज़ों का या क्राइम का या हर चीज़ों का मेन जो कॉज होता है वो लिकर एंड ड्रग्स होता है, तो ये भी बैन कर देते हैं पब्लिक के लिए। तो पब्लिक के लिए लिकर और बैन किसके शासनकाल में बैन होता है? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में बैन होता है। ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, कुछ फैक्ट हैं जो आपको हमेशा दिमाग में रखना है। और यही सब कारण होते हैं जिनकी वजह से इनके शासनकाल में कोई भी रिवॉल्ट नहीं होता है। और अब बात कर लेते हैं हम लोग इनके एडमिनिस्ट्रेशन के विषय में कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार का होता है। तो देखिए, जो भी पेमेंट होता है कि आर्मी को, अभी तक तो कुछ ना कुछ उन्हें लैंड और बाकी चीज़ों से दिया जाता था, लेकिन अब इनके समय में सबसे पहले जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कैश पेमेंट, कि जो पेमेंट होगा वो कैश होगा। तो एक प्रश्न ये भी आता है, हु इंट्रोड्यूसेस द कैश पेमेंट फॉर द आर्मी? तो आपको याद रखना है अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूसेस द कैश पेमेंट, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक नई प्रथा इंट्रोड्यूस की, दाग एंड हुलिया। अब देखिए, दाग जो होता है ये हॉर्सेस के लिए होता है, और हुलिया जो है ये बेसिकली किसके लिए है? ये सैनिकों के लिए है, सिपाही के लिए। तो बेसिकली ये सिस्टम होता था कि हॉर्सेस पे दाग दे दिया जाता था या एक तरह का मार्क लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से हम हॉर्सेस को पहचान पाते थे। उन्हें ये पता होता था कि ये हमारे रियासत का हॉर्स है, हमारा हॉर्स है ये बेसिकली पता करते थे। और जो वहाँ पे सिपाही होते थे या मिलिट्री होती थी, उनका जो हुलिया होता था, हुलिया की उनकी कद काठी, उनका कैसे देखने में है, उनका मतलब बेसिकली उस समय कैमरे वगैरह तो होते नहीं थे जो फोटोग्राफी हो जाए, तो बेसिकली उनके हुलिया का एक रजिस्टर मेंटेन करते थे ये लोग, एक डॉक्यूमेंट मेंटेन करते थे, दस्तावेज, जिसके माध्यम से ये लोग जो हर एक सिपाही का हुलिया उनके पास होता था कि कोई अगर मार्क है तो मार्क पता हो, उसकी लंबाई चौड़ाई बाकी चीज़ें पता हो। तो ये हुलिया वाला सिस्टम, और दाग और हुलिया, ताकि इन्हें पता हो कि कोई स्पाई जो है इनके उसमें ना घुस जाए। बहुत इंपॉर्टेंट है। दाग और हुलिया किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये अलाउद्दीन खिलजी ने इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इन्होंने मतलब हमेशा जो है आर्मी की एफिशिएंसी को चेक करते रहते थे, रिव्यू करते थे, जाके देखते थे कि ट्रेनिंग वगैरह पे इनका विशेष बल होता था, ताकि जितने भी फॉरेन एक्सपेडाइट हैं या साउथ में जो एक्सपेडाइट कर रहे हैं वो एफिशिएंट रहे, मतलब उसमें कहीं से इनको पराजय ना मिले। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इन्होंने किया था, या मार्केट कंट्रोल पे जो इन्होंने काम किया था, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने 4 कमोडिटीज़ के लिए 4 अलग अलग मार्केट का एस्टेब्लिशमेंट किया। जैसे देखिए, पहला कमोडिटी था ग्रेन्स, इसके लिए एक अलग मार्केट था। क्लोथ, बटर, ऑयल, शुगर, ये जो बेसिक ग्रॉसरी आइटम है इनके लिए एक अलग वो था मार्केट था। उसके बाद कैटल, स्लेव और हॉर्सेस, थर्ड कमोडिटीज़ है, उसके लिए एक अलग मार्केट था। और जो चौथा है वो मिसलिनियस कमोडिटी है, मतलब कोई सा इसके इनके अलावा, इन 3 के अलावा जो कमोडिटीज़ हैं उसे हम कहेंगे मिसलिनियस कमोडिटीज़। तो इसके लिए एक अलग मार्केट का इन्होंने प्रावधान किया था। और जो मार्केट के हेड होते थे वो होते थे साहना ए मंडी, और बर्नी ने अपनी किताब में, बुक में ये मेंशन किया है, मार्केट कंट्रोल के विषय में मेंशन किया है, और खिलजी के मार्केट कंट्रोल की और इसकी तारीफ़ की है तारीख़ फ़िरोज़ शाही में। और इसके बाद इन्होंने एक नया सिस्टम किया था, इंट्रोड्यूस किया, दीवाने रियासत। तो वाज इंट्रोड्यूस बाय अलाउद्दीन खिलजी। तो इसको अलाउद्दीन खिलजी ने ही इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, एक। तो बेसिकली दीवान रियासत होती क्या है? ये कमर्शियल डिपार्टमेंट होती है, जो आज वाणिज्य विभाग हम कहते हैं वही कमर्शियल डिपार्टमेंट या कमर्शियल होती है। और बेसिकली इसका काम होता है मार्केट कंट्रोल। तो इनका काम मार्केट कंट्रोल है, और ये बेसिकली वहाँ से होती थी। तो
मार्केट कंट्रोल के लिए इन्होंने कमर्शियल डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया था, जिसे हम लोग कहते हैं दीवाने रियासत। एक और टर्म है दीवाने रिसालत। तो दीवाने रिसालत के बारे में आप लोग कुछ बता पाएंगे? तो मैं चाहूँगा कि दीवाने रिसालत के बारे में आप लोग कमेंट करें, दीवाने रिसालत, अदरवाइज़ मैं लास्ट में बताऊँगा। और इसके बाद जो है इन्होंने किया था कि दीवाने रसालत के बाद इन्होंने ऑल ट्रेडर और मर्चेंट नीड टू बी रजिस्टर्ड। इनके जो भी ट्रेडर्स और मर्चेंट हैं वो उनका रजिस्ट्रेशन होना या रजिस्टर्ड होना बहुत ही आवश्यक होता था। और लैंड जो है वो मेजर्ड होता था इनका, और उसी के आधार पे एक्यूरेटली हम लोग जो हैं ये लोग रेवेन्यू को डिसाइड करते थे। तो लैंड वाज मेजर सो डिसाइड रेवेन्यू एक्यूरेटली। और दूसरा होता था कि रेवेन्यू वाज कलेक्टेड इन कैश। अगर इनको कैश पेमेंट देना होता था तो जो रेवेन्यू होता था वो ये कैश में लेना प्रेफर करते थे या पसंद करते थे, या सिर्फ कैश ही माध्यम था। इसके बाद इनके कुछ मिलिट्री अचीवमेंट्स के विषय में बात कर लेते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने 6 बार अपनी आर्मी भेजा था मंगोल्स के इन्वेंशन को रोकने के लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गाजी मलिक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आगे के लिए। तो गाजी मलिक जो हैं इनको अपॉइंट किया नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन में टू स्टॉप द मंगोल अटैक। अब बेसिकली देखिए हमारा जो भारत है वो ऐसा कुछ है। तो इधर से तो हिमालय है, इधर अगर मैं बात करूँगा तो इधर आपका बे ऑफ बंगाल है, इधर इंडियन ओशियन है और इधर अरेबियन सी है। तो जो एक कुछ ये रीज़न है जहाँ से अटैक हो सकता है, तो इसी जो रीज़न है जो आज का पाकिस्तान है उसे हम कहते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन। तो जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर रीजन है यहाँ से बेसिकली अटैक होता था भारत पे। तो जो इस अटैक को रोकने के लिए इन्होंने अपॉइंट किया गाजी मलिक को कि यहाँ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे आपको रोकना है। और इन्होंने 6 बार जो है रोका था मंगोल्स के इन्वेंशन को भारत में। और गुजरात मालवा डेक्कन रीजन को भी अपने टेरिटरी में मिला लिया, मतलब इन्होंने अपने जो टेरिटरी था उसका बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंशन किया। उसके बाद 1303 में चित्तौड़गढ़, हमने पद्मावत के विषय में डिस्कस किया इससे पहले, वो चित्तौड़गढ़ को ये कैप्चर करते हैं। 1305 में मांडू को कैप्चर कर लेते हैं। और जो इनका मलिक कफूर होता है, जो इनका एक कह लो कि लेफ्टिनेंट होता है, ये इसको ये ख़रीदते हैं करीब 1000 दिनार में, ये मार्केट से ये ख़रीदते हैं। तो जो 1000 दिनार से के ख़रीदने जाने की वजह से इसको 1000 दिनारी भी कभी कभी कहते हैं। तो एक प्रश्न भी आता है कभी, बहुत छोटे एग्जाम्स में पूछ लेता है कि हु इज़ नोन एज 1000 दिनारी। तो 1000 दिनारी किसे कहते हैं? मलिक गफूर को, क्योंकि इन्हें 1000 दिनार में ख़रीदा गया था। और ये जो है वारंगल, होयसाल, मदुरई और जो साउथ इंडिया है वहाँ से काफ़ी वेल्थ लूट के दिल्ली में जो है दिल्ली के ट्रेजरी में लाते हैं ये। उसके बाद हम इनके एरिया के बारे में देख लेते हैं कि एरिया कैसा है। तो देखिए ये जो नॉर्थ का पूरा एरिया है, ठीक है, जो बंगाल है, बिहार है, उसके बाद ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, फिर ये जम्मू कश्मीर है, फिर ये पंजाब, राजस्थान और दिल्ली वगैरह है, ये सारी चीज़ें हैं। ये पाकिस्तान का भी बहुत सारा पार्ट, ये जो क्षेत्र था ये इनका क्षेत्र था। उसके बाद इन्होंने इस एरिया में भी, जो साउथ का एरिया था, यहाँ से इन्होंने लूटा था, यहाँ से काफ़ी वेल्थ लूटा था, लेकिन यहाँ पे शासन नहीं किया। ये शासन के लिए इसको छोड़ देते थे। बेसिकली इनका पर्पज़ यहाँ से क्या था कि जो वेल्थ है उसको शिफ्ट करें दिल्ली में, तो ये इन्होंने किया था। तो ये इनका एम्पायर आप देख रहे हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि 1316 में, सॉरी यहाँ गलत लिखा है, 1316 AD में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु के बाद जो एम्पायर है वो वीक हो जाता है। इनके जो पुत्र हैं मुबारक शाह, वो नए एम्परर होते हैं, मुबारक शाह। इनका जो मुबारक शाह का जो टाइम पीरियड है वो है 1316 से लेके 1320, करीब 4 साल का इनका शासन होता है। मुबारक शाह के बारे में एक बहुत ही सिग्निफिकेंस पॉइंट है कि देखिए ये अपने आप को खलीफा डिक्लेयर कर देते हैं। ये अपने आप को खलीफा डिक्लेयर करते हैं। खलीफा बेसिकली होते हैं जो मुस्लिम के हेड होते हैं, उन्हें खलीफा कहते हैं। तो मुबारक शाह जो है अपने आप को खलीफा डिक्लेयर करते हैं। तो एक प्रश्न ये भी आता है बहुत से बार कि मुबारक शाह जो है, या भारत में खलीफा किस एम्परर ने डिक्लेयर किया था अपने आप को? तो मुबारक शाह थे जिन्होंने अपने आप को खलीफा डिक्लेयर किया था। और 1320 में ही मुबारक शाह को जो है वो रिप्लेस कर देते हैं खुसरो शाह, नसीरुद्दीन खुसरो
शाह। तो जो खुसरो शाह हैं वो रूलर बन जाते हैं 1320 में, और खुसरो शाह जो होते हैं वो फर्स्ट इंडियन मुसलमान होते हैं, फर्स्ट इंडियन मुस्लिम टू रूल द दिल्ली सल्तनत। तो अगर कभी प्रश्न आता है कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो आप कहेंगे खुसरो शाह। ये 1320 में बनते हैं, लेकिन ये बहुत समय तक नहीं रह पाते हैं। उसके बाद एक और होते हैं ये गाजी मलिक, गाजी मलिक जो मैंने बताया था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे जिनको रखा गया था, आपको ध्यान होगा। तो गाजी मलिक अटैक करते हैं और खुसरो शाह से दिल्ली सल्तनत को ले लेते हैं। और उसके बाद एक नया एम्परर होता है गाजी मलिक के द्वारा, इसे इन्हें कहते हैं गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक। और ये एस्टेब्लिश करते हैं एक नए एम्पायर को जिसको हम लोग कहते हैं तुगलक डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। और तो खुसरो शाह को ये हरा के और एक नए एम्पायर की स्थापना करते हैं जिसे हम कहते हैं तुगलक। और ये बेसिकली इनके कमांडर होते हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे मंगोल इन्वेंशन से बचा रहे होते हैं। तो अलाउद्दीन के ये बेसिकली कमांडर होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे तुगलक डायनेस्टी के बारे में, जिनका जो टाइम पीरियड है वो है 1320 से लेके 1414। सबसे जो बड़ा एक पीरियड है, मतलब जो सबसे बड़ा हम एम्पायर कहेंगे वो यही रहेंगे। और इसी के साथ समाप्त करते हैं खिलजी डायनेस्टी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऐसे ही प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।